हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार। मूल अधिकारों में हमने अनुच्छेद 12 से लेकर 19 तक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। क्या कहता है, किसी भी अभियुक्त यानी जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसे दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो अथवा विदेशी हो, किसी कंपनी अथवा निगम जैसा विधिक व्यक्ति हो, को उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। यानी किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध लगाया गया है और तो उसे मनमाने ढंग से और अतिरिक्त सजा से संरक्षण प्रदान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 में। कौन से में? अनुच्छेद 20 में। कोई कार्योत्तर पूर्व प्रभावी कानून नहीं, किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के समय लागू कानून के उल्लंघन के सिवाय किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा और नहीं अपराध किए जाने समय प्रवर्त कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड लगाई जाएगी। कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो पहली बात तो उस व्यक्ति को सजा के संबंध में जो कानून बने हुए उन्हीं कानूनों के अनुसार सजा दी जाएगी, दंड दिया जाएगा। किसी भी अधिकारियों के मनमाने रवैये को और कानून से अतिरिक्त सजा देने से संरक्षण प्रदान किया गया है ऐसे अभियुक्तों को। और दूसरी बात कि जिस समय उसने अपराध किया उसी समय के कानूनों के तहत ही उस व्यक्ति पर को सजा सुनाई जाएगी, दंड दिया जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि अभी किसी व्यक्ति ने अपराध किया और उस अपराध करने के बाद कोई कानून बनाकर उसको सजा दी गई, ऐसा नहीं हो सकता। यह सीमा केवल आपराधिक कानून पर लागू होती है, सिविल कानूनों और कर कानूनों पर नहीं। ने कहा कि ये जो सीमा है यानी सजा देने की, संरक्षण की, वो आपराधिक कानून पर लागू होती है, सिविल कानूनों और कर कानूनों पर नहीं होती। इसका किसी व्यक्ति से निवारक अभिरक्षा अथवा व्यक्ति से सुरक्षा की मांग के मामले में दावा नहीं किया जा सकता। ये कह रहा है कि इसका किसी व्यक्ति से निवारक अभिरक्षा और व्यक्ति से सुरक्षा की मांग के मामले में दावा नहीं किया जा सकता। ये केवल कानून से संरक्षण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कानून से संरक्षण की बात कर रहा है। तो यदि जो अपराधी हैं उनको कानून से संरक्षण प्राप्त होगा अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में, लेकिन किसी व्यक्ति से नहीं होगा। कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है या व्यक्ति से सुरक्षा की मांग इस मामले में दावा नहीं कर सकते। दोहरी क्षति नहीं। क्या नहीं? दोहरी क्षति नहीं। यानी किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा सुनाई जा सकती है। यानी एक अपराध के लिए एक या अधिक बार मुकदमा, एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। यह केवल न्यायालय और न्यायिक अधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर लागू होता है, अर्थात उन निकायों के लिए जो प्रकृति में न्यायिक है, विभागीय अथवा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जांच इसका अपवाद है। कोई आत्मदोषारोपण नहीं। कोई आत्मदोषारोपण नहीं। किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह आपराधिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, सिविल कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है। यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होता। कि जो अनुच्छेद 20 है, आर्टिकल 20 है, ये क्या कहता है? अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। किसकी बात करता है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। ठीक, क्या बात करता है? पहली बात तो ये कहता है कि हम अधिकारियों के मनमाने ढंग को रोकेंगे। किसको रोकेंगे? मनमाने रवैये को रोकेंगे। किसी व्यक्ति को जो बने हुए कानून है, बने हुए कानूनों के तहत ही क्या होगा? बने कानूनों के तहत ही सजा सुनाई जाएगी, तहत ही सजा होगी। ठीक है, नया कानून नहीं बनाया जा सकता
और किसी भी व्यक्ति को अपने लिए गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं बनाया जाता, खुद के लिए गवाह नहीं बनाया जा सकता। ठीक, भौतिक वस्तुओं के अनिवार्य उत्पादन पर अंगूठे का निशान, रक्त का नमूना देने की बाध्यता पर और शरीर के अनिवार्य प्रदर्शन पर ये चीजें लागू नहीं होती। भाई व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए तो बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे बाध्य किन के लिए किया जा सकता है कि भौतिक वस्तुओं के अनिवार्य उत्पादन के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है, अंगूठे का निशान देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, रक्त का नमूना देने के लिए बाध्य किया जा सकता है और शरीर के अनिवार्य प्रदर्शन के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगला अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान का बहुत ही व्यापक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21, और सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहता है ये कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? जापानी संविधान से। किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली कानून की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि वह कानून अनुचित, नावाजिब और अन्यायपूर्ण है। यानी क्या कह रहा है कि किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली कानून की, यानी कोई प्रक्रिया बनाने वाला कोई कानून है, एक सिस्टम बनाने वाला, तो उस कानून की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठा सकते कि हम कहते हैं जो कानून ही खराब है, ये इसका तो कोई आधार ही नहीं है तो अनुचित है। तो ऐसे नहीं कह सकता किसी कानून के साथ। विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया ये हमने अमेरिकी संविधान से लिए, अमेरिकी अवधारणा है ये। एक सिद्धांत जो न केवल ये जांचता है कि कोई कानून किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से तो वंचित नहीं करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून निष्पक्ष और उचित रूप से बनाया गया है। विधि के द्वारा, विधि की स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया, ठीक है, ये दोनों चीजों का उल्लेख अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 21 से संबंधित ऐतिहासिक मामले, एक मामला है गोपालन केस। कौन सा है? गोपालन केस। ये मामला 1950 का है, यानी 1950 में इस पर निर्णय हुआ। अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण मनमानी कार्यकारी कार्यवाही के खिलाफ उपलब्ध है, न कि मनमानी विधायी कार्यवाही के खिलाफ। यहां उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की है और कहा दैहिक स्वतंत्रता केवल किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय से संबंधित स्वतंत्रता। गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आपको केवल और केवल कार्यकारी कार्यवाही के खिलाफ उपलब्ध होगा, यानी अनुच्छेद 21 जो होगा उसके तहत संरक्षण व्यक्ति को कार्यकारी कार्यवाही के खिलाफ उपलब्ध होगा, न कि मनमानी विधायी कार्यवाही के खिलाफ। यानी जो विधायिका होती है उसके के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती, यानी वहां से संरक्षण नहीं प्राप्त है अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, और यहां पर जो उच्चतम न्यायालय अपना सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अभी अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या यहां पर दी है और ये बताया कि दैहिक स्वतंत्रता का संबंध केवल किसी व्यक्ति और व्यक्तियों के निकाय से संबंधित स्वतंत्रता से है। अगला केस देखें, मेनका गांधी केस। विधि की उचित प्रक्रिया पेश की अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण न केवल मनमानी कार्यवाही के लिए के खिलाफ बल्कि मनमानी विधायी कार्यवाही के खिलाफ भी उपलब्ध होना चाहिए। गोपालन केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल और केवल जो संरक्षण है, भाई सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण होगा वो किसके लिए है? कार्यकारी कार्यवाही के लिए, कार्यकारी कार्यवाही के लिए है, मनमानी संरक्षण के लिए नहीं है। इसके लिए मनमानी संरक्षण के लिए ये किस्सा किसमें कहा है इन्होंने? गोपालन केस में।
किसमें कहा? गोपालन केस में। ठीक है, फिर दूसरा केस आता है कौन सा? मेनका गांधी केस। कौन सा केस? मेनका गांधी केस बाद। ठीक है, इसमें कहा कि आपको दोनों से संरक्षण मिलेगा, यानी कार्यकारी कार्रवाई और विधायी कार्रवाई दोनों की मनमानी से संरक्षण प्राप्त होगा। किसमें कहा? मेनका गांधी केस के अंदर। इसमें कहा? मेनका गांधी केस में। किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानून द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता है, बशर्ते उस कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण हो। प्राण जीवन का अधिकार, उनका किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानून द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता, बशर्ते उस कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। प्राण जीवन का अधिकार, मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। प्राण जीवन का अधिकार व्यक्तिगत और दैहिक स्वतंत्रता से क्या आशय? सर्वाधिक व्यापक आयाम है ये, और इसमें विभिन्न प्रकार के अधिकार शामिल है जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करते हैं। यह अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या है। क्या है? अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या। सुप्रीम कोर्ट दो केसों में सुनवाई करता है। एक तो कौन सा केस है? गोपालन केस। कौन सा केस है? गोपालन केस। इसमें कहता है कि आपको केवल कार्यकारी कार्रवाई जो होगी, कार्यकारी कार्रवाई केवल और केवल इसके लिए संरक्षण है, केवल इसके लिए संरक्षण है। लेकिन दूसरा जो केस आता है मेनका गांधी केस और गोपालन केस में अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या करता है। क्या करता है? संकीर्ण व्याख्या करता है सुप्रीम कोर्ट। और मेनका गांधी जो केस आता है, मेनका गांधी केस, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको जो संरक्षण है ना, संरक्षण वो दोनों के लिए है। किसके लिए? कार्यकारी कार्रवाई और विधायी कार्रवाई, और विधायी कार्रवाई दोनों से ही संरक्षण है, दोनों से संरक्षण है। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करता है। क्या करता है? व्यापक व्याख्या करता है। ऐसी व्याख्या करता है, व्यापक व्याख्या। और इन्होंने ये बताया कि प्राण और जीवन का अधिकार क्या है और व्यक्तिगत तथा दैहिक स्वतंत्रता से क्या आशय है। तो प्राण और जीवन के अधिकार ने बताया कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का जो अधिकार है वही प्राण अथवा जीवन का अधिकार है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आशय भी उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक व्यापक आयाम और इसमें विभिन्न प्रकार के अधिकार शामिल है जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करते हैं। अगला केस है के.एस. पुट्टास्वामी। अगला केस कौन सा है? के.एस. पुट्टास्वामी केस। 2017 का निर्णय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का। यह माना गया है कि निजता एक नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, यानी स्वाभाविक, जो जन्मजात होते हैं, स्वाभाविक है, जो सभी प्राकृतिक है, व्यक्तियों में निहित है। और यह अधिकार केवल राज्य की कार्रवाई द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। क्या कहा इन्होंने? कि निजता क्या है? एक नैसर्गिक अधिकार है और जो सभी प्राकृतिक व्यक्तियों में निहित है। और यह अधिकार केवल राज्य की कार्रवाई द्वारा क्या किया जा सकता है? प्रतिबंधित किया जा सकता है, बशर्ते कि 3 कसौटियों में से प्रत्येक पर खरा उतरता हो। ठीक है, क्या करता हो? ऐसी राज्य सरकार की कार्रवाई के लिए क्या होना चाहिए? विदेशी आदेश होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की निजता पर प्रतिबंध लगाया जाता है राज्य के द्वारा, तो वो क्या होना चाहिए? एक विधायी आदेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विधायी आदेश। और यह राज्य के वैध उद्देश्य के लिए होना चाहिए। किसके लिए? वैध उद्देश्य के लिए। और यह आनुपातिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आनुपातिक होना चाहिए। एक केस और है हादिया केस। कौन सा है? हादिया केस 2017 का। क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। आधे केस में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार क्या है? संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है।
अनुच्छेद 21 में सम्मिलित अधिकार कौन कौन से? तो पहला, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल और वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जिसमें प्रदूषण रहित जल, वायु में जीने का अधिकार और हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। आजीविका का अधिकार है, निजता का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है। मानवीय प्रतिष्ठा, स्वच्छ पर्यावरण, आजीविका, निजता, आश्रय और स्वास्थ्य का अधिकार। अगला, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है, यानी आपको वकील भी दिया जा सकता है। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है, यानी किसी भी व्यक्ति को अकेले जेल में नहीं रखा जा सकता है, इसके विरुद्ध भी क्या है? अधिकार है। त्वरित सुनवाई का अधिकार है। किसका अधिकार है? त्वरित सुनवाई का अधिकार है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार है। विदेश यात्रा का अधिकार है। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार है। विलंबित फांसी के विरुद्ध अधिकार है। हिरासत में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार है। आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार है। सरकारी अस्पतालों में समय पर चिकित्सा उपचार पाने का अधिकार है। किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। कैदी को जीवन आवश्यकता प्राप्त करने का अधिकार है। महिलाओं के साथ शिष्टता और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार है। सूचना का अधिकार है। प्रतिष्ठा का अधिकार है। दोष सिद्धि के फैसले के विरुद्ध अपील का अधिकार है। पारिवारिक पेंशन का अधिकार है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय और सशक्तिकरण का अधिकार है। बेदी डालने के विरुद्ध अधिकार है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है, और हथकड़ी चाहे हाथों में हो चाहे पैरों में। उचित जीवन बीमा पॉलिसी का अधिकार है। संयम का अधिकार है। ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है। सतत विकास का अधिकार है। क्या है? सतत विकास का अधिकार है। अवसर का अधिकार है। उचित अंत्येष्टि का अधिकार है। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है और सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार है, यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का भी अधिकार है। कैसा है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का, यानी कहने का मतलब है जब आदमी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हो, ठीक है, एक जीवन रक्षक यंत्रों पर चल रहा हो, तो व्यक्ति की इच्छा होने पर उसे इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। यानी कब? जब वो निष्क्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। सक्रिय व्यक्ति को तो भारत में इच्छा मृत्यु का अनुमति नहीं है, निष्क्रिय की है, लेकिन वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे तब। अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का क्या कब जोड़ा गया? इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको शामिल किया गया। इसके अंदर क्या कहता है ये कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को ऐसी रीति से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जो कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उच्च अथवा व्यावसायिक शिक्षा को नहीं। अनुच्छेद 21 का 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया इसको, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, ये उच्च और व्यावसायिक शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 21 के अनुसरण में संसद ने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया और 2010 में लागू हुआ था। 19 कसर मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार को मान्यता दी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी के लिए शिक्षा को नागरिक अधिकारों के अध्याय में दूसरी क्रांति की शुरुआत माना जाता है। यानी नागरिक अधिकारों के अध्याय की दूसरी क्रांति किसको माना गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को। भाग 4 में अनुच्छेद 45 राज्य के निर्देशक तत्व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान उसमें किया गया है। राज्य बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 के भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।
अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। निवारक हिरासत न्यायालय द्वारा विचारण और दोष सिद्धि के बिना, ठीक। और दंडात्मक हिरासत क्या होती है? विचारण और दोष सिद्धि के बाद की सजा होती है। अनुच्छेद 22 1 साधारण विधि के तहत गिरफ्तार अथवा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है। इसमें निम्नलिखित शामिल है। क्या कहता है ये? गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। क्या अधिकार है सर? पहली बात तो आप गिरफ्तारी का आधार जान सकते हो। क्या जान सकते हो? गिरफ्तारी का आधार जान सकते हो, ठीक है। दूसरा, किसी विधिक व्यवसाय से यानी वकील करने का अधिकार आपके पास होगा, वकील का अधिकार, ठीक है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार होगा और 24 घंटे के बाद रिहा करने का अधिकार, जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत को न अधिकृत कर दे। ये सुरक्षा उपाय किसी विदेशी शत्रु अथवा निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार अथवा हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। अनुच्छेद 22(2) क्या कहता है कि निवारक निरोध कानून के तहत, निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 22(2) नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध होता है। ठीक। किसी व्यक्ति की हिरासत 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड, कौन? सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताता। क्या नहीं बताता? पर्याप्त कारण नहीं बताता। किसके लिए? विस्तारित हिरासत के लिए। कौन? सलाहकार बोर्ड। कौन? सलाहकार बोर्ड। और बोर्ड में, किसमें? सलाहकार बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे। कौन होंगे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं इसमें। अनुच्छेद 22 संसद को उन परिस्थितियों और मामलों की श्रेणियां निर्धारित करने के लिए भी अधिकृत करता है। किसको अधिकृत करेगा? संसद को। ठीक। जिनमें किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय किए बिना निवारक निरोध कानून के तहत 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक निरोध में 3 महीने। कितने? 3 महीने। लेकिन संसद को अधिकार है कि वह सलाहकार बोर्ड से क्या किए बिना, कोई सलाह लिए बिना या राय किए बिना भी उस हिरासत को बढ़ा सकता है। अनुच्छेद अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में रखा जा सकता है। सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को भी निर्धारित करने के लिए संसद को अधिकृत करता है। संसद के पास अनन्य अधिकार है, जैसे रक्षा, विदेशी मामलों और भारत की सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध कानून बनाना। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति तथा सेवाओं के निवारक निरोध कानून के साथ साथ बना सकते हैं। संसद को अधिकार भी दिए, जैसे अगर रक्षा का मामला हो, कोई विदेशी मामला हो, भारत की सुरक्षा से जुड़े कारण हो, तो निवारक निरोध कानून संसद बना सकती है। और संसद और राज्य विधानमंडल दोनों राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति तथा सेवाओं के निवारक निरोध कानून साथ साथ बना सकते हैं। राज्य और विधानमंडल और संसद दोनों मिलकर भी क्या कर सकते हैं? ऐसे कानून बना सकते हैं। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश ने निवारक निरोध कानून को संविधान का अभिन्न अंग नहीं बनाया है, जैसा कि भारत में किया गया है। इस स्वतंत्रता का अधिकार पूरा हो गया। ठीक है, आज की क्लास में हम इतने पढ़ेंगे, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।